हाय गाइस, मैं आरती फिर से एक बार अपने चैनल में एक नए वीडियो के साथ। मेरे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ब्लड और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और मेरे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लाज्मा, सीरम एंड एंटीकोएगुलेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Blood is a fluid connective tissue which contain its components like RBC, WBC, platelets and plasma. Beside this component, some anticoagulants are also present in blood. मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ब्लड ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें कि उसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं लाइक आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ये ब्लड के मेन कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इनके साथ भी ब्लड में और भी कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें आते हैं एंटीकोएगुलेंट्स। प्लाज्मा इज अ लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड विच फाउंड आफ्टर एडिशन ऑफ एंटीकोएगुलेंट इन ब्लड। मतलब प्लाज्मा क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा ये भी ब्लड का एक कंपोनेंट है, लेकिन किसी सैंपल ट्यूब में जब ब्लड को लिया जाता है, ये ब्लड का ही पोर्शन है, ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है प्लाज्मा। किसी सैंपल ट्यूब में जब ब्लड को लिया जाता है तो उसमें प्लाज्मा सेपरेट करने के लिए, ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट करने के लिए उस ट्यूब में कुछ एंटीकोएगुलेंट का एडिशन करना पड़ता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। सीरम इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड विच फाउंड आफ्टर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सीरम जो होता है ये भी प्लाज्मा के जैसे ही लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, लेकिन सीरम जो होता है वो ब्लड की क्लॉटिंग के बाद मिलता है। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड के एंटीकोagulation से मिलता है, लेकिन सीरम जो होता है वो ब्लड की क्लॉटिंग के बाद मिलता है। Anticoagulants is a substance that prevent coagulation, that is it stops blood from clotting. अब एंटीकोएगुलेंट ये जो न्यू टर्म है, एंटीकोएगुलेंट क्या होते हैं? ये ऐसा सब्सटेंस होता है एंटीकोएगुलेंट जो कि कोएगुलेशन को प्रिवेंट करता है। कोएगुलेशन क्या होता है? तो कोएगुलेशन मीन्स होता है क्लॉटिंग। क्लॉटिंग मतलब जमना, ब्लड का जमना। तो एंटीकोएगुलेंट्स जो होता है, तो एंटीकोएगुलेंट में एंटी का मीनिंग होता है प्रिवेंट करने वाला, एंड कोएगुलेशन मीन्स क्लॉटिंग, मतलब क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने वाला। तो एंटीकोएगुलेंट्स जो होते हैं वो ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं या रोकते हैं। अब इन शॉर्ट वो देखा जाए तो प्लाज्मा क्या है? ये है सेल फ्री लिक्विड ऑफ ब्लड। जब ब्लड में से सेल्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और ऊपर एक लिक्विड, क्लियर लिक्विड पोर्शन आ जाता है, सेल फ्री लिक्विड पोर्शन आ जाता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। सेकेंड इज सीरम। सीरम जो है वो प्लाज्मा ही होता है, लेकिन उसमें सिर्फ फाइब्रिनोजिन फैक्टर जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है वो सीरम में प्रेजेंट नहीं होता। तो सीरम और प्लाज्मा में इतना डिफरेंस है कि सीरम भी ब्लड का सेल फ्री लिक्विड है, प्लाज्मा भी ब्लड का सेल फ्री लिक्विड है, लेकिन प्लाज्मा में एक क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है फाइब्रिनोजेन, जो कि सीरम में प्रेजेंट नहीं होता। सीरम में फाइब्रिनोजेन ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में। थर्ड इज एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट आर सिंपली नोन एज ब्लड थिनर्स। एंटीकोएगुलेंट्स जो होते हैं वो ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं या ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देते, थिक नहीं होने देते, तो इनको कहा जाता है ब्लड थिनर्स। सो लेट अस सी प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा ये एक ब्लड का ही कंपोनेंट है, ये मैंने आपको अपने लास्ट टॉपिक में बताया था, लेकिन ब्लड में ये बॉडी में मिक्स फॉर्म में होता है, तो इसको ब्लड से सेपरेट किया जाता है और ये आइसोलेटेड फॉर्म में मिलता है। जब ब्लड को किसी की बॉडी से आइसोलेट किया जाता है तो थोड़ी देर बाद वो ब्लड क्लॉट होने लगता है या जमने लगता है, लेकिन उस ब्लड से प्लाज्मा को अलग या सेपरेट करने के लिए उस ब्लड में एक एंटीकोएगुलेंट का एडिशन करना पड़ता है, और वो एंटीकोएगुलेंट उस ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो होती है ब्लड को क्लॉट होने से रोकने की या प्रिवेंट करने की होती है, किसी भी एंटीकोएगुलेंट की प्रॉपर्टी। उसके बाद उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, मतलब एक ट्यूब में ब्लड ले लिया जाता है, उसमें एंटीकोएगुलेंट डाला जाता है और उसको मिक्स किया जाता है ब्लड के साथ, जिसकी वजह से वो जो ब्लड है एंटीकोएगुलेंट के एडिशन की वजह से वो ब्लड क्लॉट नहीं होता, और फिर उसके बाद उस ब्लड को, उस सैंपल ट्यूब को जिसमें की ब्लड है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। अब सेंट्रीफ्यूज मतलब क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या? तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ये एक सेपरेशन की टेक्निक है जिससे दो अलग डेंसिटी वाले या दो अलग वेट वाले सब्सटेंसेस को, आइदर वो सॉलिड सब्सटेंस हो या लिक्विड हो, तो उनको सेपरेट किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मैं एक आपको नॉर्मल एग्जांपल बताती हूँ, जनरल एग्जांपल, कि दही बनाने की जो प्रोसेस होती है, दही बनाने की प्रोसेस में क्या होता है कि दही को लिया जाता है और उसको ब्लेंडर से ब्लेंड किया जाता है, तो उससे ब्लेंडर से एक फिक्स स्पीड से उसको ब्लेंड किया जाता है। तो क्या होता है कि दही जो है, दही में का जितना भी सॉलिड पोर्शन है, मतलब जो क्रीम जो रहता है, क्रीमी पोर्शन नीचे बेस की तरफ आ जाता है, और जितना लिक्विड पोर्शन रहता है, वे पोर्शन, वे मतलब जो छाछ वाला पोर्शन रहता है, पानी पानी, वो ऊपर चला जाता है। तो सेम यही प्रिंसिपल होता है सेंट्रीफ्यूज का। तो यहाँ पर प्लाज्मा को ब्लड से सेपरेट करने के लिए उस ब्लड की जो सैंपल ट्यूब है जिसमें ब्लड है, उसमें एंटीकोएगुलेंट डाला जाता है, उसको मिक्स किया जाता है और फिर उस सैंपल ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है।
जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जितने भी सेल्यूलर कंपोनेंट होते हैं उस ब्लड के, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसमें कि सबसे बेस में आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, सबसे बेस में रेड ब्लड सेल्स जो है वो आ जाते हैं। फिर लेस देन 0.1% का एक बफी कोट दिख रहा है व्हाइटिश कलर का, उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। क्योंकि आरबीसी सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले होते हैं तो वो नीचे की तरफ होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट जो है वो उसके ऊपर। और सबसे ऊपर जो है एक क्लियर पेल येलो कलर का लिक्विड आ जाता है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और ये जितना भी वॉल्यूम ब्लड का लिया गया है उस सैंपल ट्यूब में, उस टोटल वॉल्यूम का 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। आप इमेज में देख सकते हैं कि प्लाज्मा जो है उसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। और नीचे जो आरबीसीज होते हैं वो 45% होते हैं, और लेस देन 1% व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो इस तरीके से उस ब्लड सैंपल में से प्लाज्मा का बाकी ब्लड के जो सेल्यूलर कंपोनेंट है जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, उससे प्लाज्मा का सेपरेशन हो जाता है और ये सेपरेटेड फॉर्म में उस ट्यूब में ऊपर की तरफ आ जाता है। और एक ये पेल येलो कलर का लिक्विड होता है ये, और वो क्लियर होता है क्योंकि इसमें सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा ये ब्लड का ही एक सेल फ्री येलो कलर का क्लियर लिक्विड है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के बाद मिलता है। और ये क्लॉटिंग जो है वो प्रिवेंट होती है एंटीकोएगुलेंट के एडिशन से। मतलब प्लाज्मा, जिस ब्लड में से प्लाज्मा सेपरेट किया जा रहा है उस ब्लड में पहले एंटीकोएगुलेंट डाला जाता है और उसके बाद सेंट्रीफ्यूज किया जाता है उस ब्लड को, जिससे कि प्लाज्मा मिलता है। और फाइब्रिनोजेन ये एक प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। और ये जो फाइब्रिनोजेन है ये एक प्रोटीन के साथ साथ एक क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से प्लाज्मा जो है वो ब्लड से सेपरेट किया जाता है। और प्लाज्मा जो है ये बहुत सारे ब्लड के जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं हॉस्पिटल में या अदर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में, वहां पर प्लाज्मा का यूज होता है। साथ ही में प्लाज्मा थेरेपीज भी होती है बहुत सारी, उसमें प्लाज्मा का यूज होता है। और प्लाज्मा जो है ये एनरिच्ड होता है। मैंने पहले आपको बताया था कि एंटीबॉडीज से इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और सबसे मेन इसमें एंटीबॉडीज होती है, इसलिए प्लाज्मा थेरेपीज में इसका यूज होता है। नाउ कम टूवर्ड्स सीरम। सीरम क्या है? तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन। इसका मतलब ये है कि सीरम और प्लाज्मा जो है बोथ आर सेम, बोथ आर सेल फ्री लिक्विड ऑफ ब्लड, बट डिफरेंस इज दैट कि प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है जो कि एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो सीरम में एब्सेंट होता है। मतलब फाइब्रिनोजेन ये क्लॉटिंग फैक्टर है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है लेकिन सीरम में वो एब्सेंट होता है। और सेकंड थिंग इज दैट कि सीरम जो है वो क्लॉटेड ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद मिलता है, जबकि प्लाज्मा अनक्लॉटेड ब्लड के सेंट्रीफिकेशन से मिलता है। अब ब्लड में से सीरम के सेपरेशन के लिए ब्लड सैंपल को सैंपल ट्यूब में लिया जाता है, जैसे कि प्लाज्मा के सेपरेशन के लिए लिया जाता है, सेम सीरम के सेपरेशन के लिए भी ब्लड सैंपल को सैंपल ट्यूब में लिया जाता है। और लेकिन इसमें कोई भी एंटीकोएगुलेंट नहीं डाला जाता, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद वो जो ब्लड है सैंपल ट्यूब में वो ब्लड जमने लगता है या क्लॉट हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई एंटीकोएगुलेंट नहीं होता, उसकी वजह से वो ब्लड क्लॉट हो जाता है। अब इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जैसे कि प्लाज्मा के सेपरेशन के लिए सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, सेम सीरम के सेपरेशन के लिए भी इस ब्लड को वैसे ही सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। तो इस सेंट्रीफिकेशन के बाद क्या होता है कि ब्लड ट्यूब में नीचे की तरफ क्लॉटेड ब्लड जो है वो जमा हो जाता है, वो ब्लड क्लॉटेड फॉर्म में रहता है, और ऊपर की तरफ एक पेल येलो कलर का क्लियर सेल फ्री लिक्विड आ जाता है और उसी को सीरम कहा जाता है। और मैंने आपको बताया कि सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंस पहले ही बताया कि ये है कि प्लाज्मा जो है वो अनक्लॉटेड ब्लड के सेंट्रीफिकेशन के बाद मिलता है। मतलब ब्लड में एंटीकोएगुलेंट डालकर उसको क्लॉटिंग से रोका जाता है, मतलब वो अनकोएगुलेटेड ब्लड होता है जिसके सेपरेशन से हमको प्लाज्मा मिलता है। लेकिन सीरम के सेपरेशन के लिए ब्लड में कोई एंटीकोएगुलेंट नहीं डाला जाता। सीरम जो है वो जिस ब्लड से फॉर्म होता है वो ब्लड क्लॉटेड फॉर्म में होता है, मतलब पहले ब्लड को क्लॉट होने दिया जाता है, उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिसकी वजह से सीरम मिलता है। तो ये दो डिफरेंस है प्लाज्मा और सीरम में। और साथ ही में सीरम जो होता है इसमें फाइब्रिनोजेन यह क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, क्योंकि सीरम में वो जो फाइब्रिनोजेन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में। तो ये होता है सीरम। अब हम देखेंगे एंटीकोएगुलेंट्स। What are anticoagulants? तो anticoagulants are chemical substances that prevent or reduce coagulation of blood. They prolonging the clotting time of blood. They are also called as blood thinners.
Heparin is a natural anticoagulant that is present in the human body in tissues of liver and lungs. अब एंटीकोएगुलेंट्स जो होते हैं ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्लड की क्लॉटिंग को रोकते हैं या प्रिवेंट करते हैं। मतलब ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते या गाढ़ा नहीं होने देते या जमने नहीं देते। इनको ब्लड थिनर्स भी बोला जाता है। ब्लड थिनर्स मतलब ये ब्लड को ज्यादा गाढ़ा नहीं होने देते, ज्यादा गाढ़ा होने से रोकते हैं। अब एंटीकोएगुलेंट्स जो होते हैं उनको लैब में भी बनाया जाता है या कुछ नेचुरली ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हेपारिन। हेपारिन जो है ये नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है जो कि ह्यूमन बॉडी में लीवर और लंग्स के जो टिश्यूज होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है और साथ ही ये लैब में भी बनाया जाता है। वैसे ही एस्पिरिन, एस्पिरिन भी एक एंटीकोएगुलेंट है जिसको एंटीप्लेटलेट ड्रग भी कहा जाता है और यह एक ब्लड थिनर भी है। मतलब एस्पिरिन जो है हेपारिन के जैसे ही एस्पिरिन भी एक एंटीकोएगुलेंट है जिसको कि ब्लड थिनर भी बोलते हैं। मतलब ये ब्लड को पतला करने का काम करता है, ब्लड को पतला बनाकर रखता है और इसको एंटीप्लेटलेट ड्रग भी बोलते हैं क्योंकि जो प्लेटलेट्स जो सेल्स होते हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं वो प्लेटलेट्स जो सेल्स है उनको एग्रीगेट होकर मतलब एक साथ जमा होकर ब्लड का क्लम्प बनाने नहीं देता है एस्पिरिन, इसलिए इसको एंटीप्लेटलेट ड्रग भी कहा जाता है, ब्लड थिनर भी कहा जाता है और एंटीकोएगुलेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देता, जमने नहीं देता और ब्लड को थिन करके रखता है, पतला करके रखता है। अब हेपारिन और एस्पिरिन ये दोनों एंटीकोएगुलेंट ड्रग जो होते हैं इनको लैब में बनाया जाता है और इनको ब्लड थिनर बोला जाता है। और ये जो दोनों एंटीकोएगुलेंट है हेपारिन एंड एस्पिरिन ये दोनों को मेनली हार्ट अटैक्स के जो ट्रीटमेंट होते हैं उनमें यूज किया जाता है। और ऐसे ही कुछ जो एंटीकोएगुलेंट्स हैं वो हेमेटोलॉजी लैब्स में यूज होते हैं जो कि होते हैं डबल ऑक्सिलेट, ईडीटीए मतलब इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, थर्ड इज हेपारिन जो मैंने अभी आपको बताया और सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम फ्लोराइड। ये कुछ एंटीकोएगुलेंट्स हैं जो कि लैब में ही बनाए जाते हैं और इनको लैब में मेनली हेमेटोलॉजी लेबोरेटरीज जो होती है मतलब जो ब्लड से रिलेटेड जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उनमें ये सारे एंटीकोएगुलेंट्स जो है वो यूज किए जाते हैं। अब हम शॉर्ट में या ब्रीफ में डिफरेंस देखेंगे प्लाज्मा एंड सीरम का। तो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि दो सैंपल ट्यूब्स दी हुई है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक लेवेंडर कलर के कैप वाली सैंपल ट्यूब दी है जो कि प्लाज्मा ट्यूब है और राइट हैंड साइड में रेड कलर के कैप वाली ट्यूब दी हुई है जो कि सीरम ट्यूब है। तो अब यहाँ पर प्लाज्मा और सीरम का मैं इन शॉर्ट में डिफरेंस बता रही हूँ फिर से एक बार। तो प्लाज्मा ट्यूब जो होती है उसमें जो ब्लड लिया जाता है प्लाज्मा के सेपरेशन के लिए वो अनक्लॉटेड ब्लड होता है और इसकी क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं एक एंटीकोएगुलेंट डालकर। अब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो है इसमें ये जो यहाँ पर प्लाज्मा जो है सेपरेट हो जाता है और सबसे नीचे की तरफ जो रेड ब्लड सेल्स है वो 45% करीब रेड ब्लड सेल्स जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके ऊपर 1% का जो व्हाइटिश कलर का बफी कोट दिख रहा है वहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो है वो सेटल हो जाते हैं और सबसे ऊपर 55% जो होता है वो एक आपको क्लियर लिक्विड पोर्शन दिख रहा है जो कि पेल येलो कलर का है और वो सेल फ्री लिक्विड होता है, उसमें सेल्स नहीं होते, उसको कहते हैं प्लाज्मा। और प्लाज्मा जो होता है इसमें फाइब्रिनोजेन फैक्टर होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब वैसे ही राइट हैंड साइड में जो सीरम ट्यूब है, अब सीरम ट्यूब में जब ब्लड में से सीरम को सेपरेट करना होता है तो उस ब्लड में कोई भी एंटीकोएगुलेंट नहीं डाला जाता जिसकी वजह से वो जो ब्लड होता है सैंपल ट्यूब का वो थोड़ी देर में क्लॉट हो जाता है और उसके बाद उस सैंपल ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ऊपर एक पेल येलो कलर का क्लियर लिक्विड आता है जो कि दिखने में प्लाज्मा के जैसे ही होता है और ये जो लिक्विड है ये होता है सीरम और इस सीरम में फाइब्रिनोजेन जो होता है वो एब्सेंट होता है। मतलब प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजेन था वो सीरम में प्रेजेंट नहीं होता, वो सीरम में एब्सेंट होता है क्योंकि सीरम में जो फाइब्रिनोजेन जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में और उसी फाइब्रिन की वजह से ये जो नीचे ब्लड है इस ब्लड का एक क्लॉट बन जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है प्लाज्मा एंड सीरम में। मतलब सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको प्लाज्मा, सीरम और एंटीकोएगुलेंट्स क्या है ये समझ आया होगा, साथ ही प्लाज्मा और सीरम का डिफरेंस भी। तो अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी और नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।